एक्चुअली क्या है ना, पढ़ाई तो मेरी स्कूलों में और सिलेबस सबका टफ होता है 9th और 11th का। यस सर। सबके हाथ पाँव फूले हुए हैं। आप लोगों का तो फिर भी ठीक है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने काफी कुछ। बाकी बच्चों ने यस कुछ सर। कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल कह रहे सर पास करा दो बस। सर कई स्कूलों में तो अभी कोर्स भी खत्म नहीं हुआ। मतलब आधा भी नहीं हुआ कई जगह, तो आधे से चल रहे हैं कई लोग तो। यस सर। वो ग्रेविटेशन पढ़ा रहे थे उनको जो है अभी, और बाकी बुक कह रहे हैं कई भी तो निपटा दी, एक महीने में सब उड़ा दिया, एक हफ्ते में। ऑसिलेशन वेव वगैरह सब, पता नहीं क्या चल रहा है। बच्चों को प्रेशर बना रहे हैं, स्कूल आओ, ये करो वो करो, फेल कर देंगे, ये कर देंगे। ओके, चलो फिर देखते हैं। यहाँ पे जो है हमारा वर्क, इसमें जो है वर्क एनर्जी पावर फटाफट से देखते हैं, इजी चैप्टर है, कोई टफ टफ चीज़ें हैं नहीं इसमें। तो वर्क हमारा जो होता है, वर्क को हम जो फिजिक्स में डिफाइन करते हैं, वो हम करते हैं एफ एस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस होता है वैसे तो। और अगर आपका एफ वगैरह कांस्टेंट वगैरह है तो वी विल टेक एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो हम जो डिफाइन करते हैं एफ एस कॉस थीटा से वर्क को डिफाइन करते हैं। तो ये फोर्स पर डिपेंड करता है, आपके सर डिस्प्लेसमेंट। स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। जेई का पेपर देखा आप लोगों ने इस बार जो आया है? स्क्रीन आ गई अब? यस सर। जेई का पेपर देखा कितना इजी आया इस बार, बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन पूछे। सर अभी नहीं देखा। देखा है। आप जो कर रहे हो मैंने बहुत इजी क्वेश्चन पूछे, बहुत ही इजी। चलो, तो वर्क हमारा जो है एफ एस कॉस थीटा होता है, अब दिख रहा है स्क्रीन में है ना, एफ एस कॉस थीटा होता है एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन अगर वेरिएबल नहीं है तो विल टेक एफ एस कॉस थीटा। तो ये थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा क्या है यहाँ पे, फोर्स, और आपको जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो फोर्स है, उन दोनों के बीच में जो भी एंगल है, उन दोनों के बीच में जो भी एंगल है वो उसका कॉस थीटा, ठीक है। तो वर्क डन जो होता है वो एफ एस कॉस थीटा के बराबर आता है। अब यहाँ पे जो कॉस थीटा है, स्पेशल केस क्या हो सकता है, अगर आपका थीटा जो है 90 हो जाए तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन 0 हो जाएगा। ये केस कब होते हैं आपके, जैसे मान लो आपका अर्थ रोटेट कर रहा है सन के चारों तरफ, और ये सर्कुलर पाथ मान लो, ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रिकल होता है लेकिन आप सर्कुलर मान लो। अगर ये मान लो कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी अर्थ की, वो फोर्स से परपेंडिकुलर होगी। कौन सा फोर्स है यहाँ पे, ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ पे एफ जी और वी जो है आपस में परपेंडिकुलर हैं, एफ जी और वी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो वी कैन से दैट वर्क डन विल बी 0, है ना, क्योंकि अगर वी परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट भी इसका ऐसे ही होगा, परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटेशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन इज 0। ऐसे ही आप किसी धागे को, पत्थर को स्ट्रिंग में बांध के घुमाओ, तो इस पे जो फोर्स काम करेगा, अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स को छोड़ दूं, टेंशन फोर्स निकालूं, तो टेंशन फोर्स काम करेगा इधर को, सेंटर की तरफ को, और इसकी वेलोसिटी होगी ऐसे परपेंडिकुलर। इस केस में भी आपका जो टेंशन फोर्स है और आपकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है आपस में, तो इस केस में भी वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। इन केसेस में वर्क डन 0 आ जाएगा, है ना। तो अगर आपका कोई भी परपेंडिकुलर ऐसा होता है तो वर्क डन 0 आता है। सिमिलरली हम एक केस बोलते हैं, एक कुली है, कुली सिर पे जो है बक्सा लेके जा रहा है इधर को, इधर को जा रहा है रोड पे, हॉरिजॉन्टल रोड पे मान लो। तो फोर्स जो लगा रहा है बक्से पे वो इधर को लगा रहा है कुली, नॉर्मल रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, दोनों में एंगल 90 डिग्री है। तो इस केस में भी हमारा वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन ऑल दिस अवर केसेस वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन हमारा 0 हो सकता है अगर हमारा एंगल 90 हो, या फिर फोर्स ना लग रहा हो तो होगा ही नहीं वर्क डन, या फिर डिस्प्लेसमेंट 0, फोर्स तो लग रहा हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो। जैसे कि आप किसी दीवार को धक्का मारने लगो, तो अगर आप दीवार को धक्का मारोगे तो फिर हमारा जो है वर्क डन 0 हो जाएगा, तो हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे केसेस हैं। अच्छा, अब जो फोर्स इसकी यूनिट होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, या फिर न्यूटन मीटर बोल सकते हो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि ये एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? नो आइडिया। इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। और रिलेशन क्या होता है आपका? 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 के अर्ग के बराबर होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी यूनिट जो है सीजीएस और एसआई यूनिट क्या होती है। ओके, अब जो आपका कॉस थीटा है, ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। आपका जो कॉस थीटा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो आपका वर्क डन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो तीनों तरह के वर्क डन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी जो है ऊपर को जा रही है, आपने इसको थ्रो किया है, तो ये ऊपर को अगर जा रही है और मैं इसका वर्क डन पूछूँ आपको, ग्रेविटी सी जो लग रही है इस पर नीचे को लगेगी, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे को लगेगा। तो अगर मैं वर्क डन पूछूँ ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन क्या है, तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वर्क डन विद ग्रेविटी बाय द ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। इस केस में नेगेटिव वर्क डन होगा। तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होता ही है कई बार, जीरो मैंने आपको बता दिया एग्जांपल। तो जीरो भी हो सकता है वर्क डन। तीनों तरह के वर्क डन आर पॉसिबल। तो वर्क डन हम जो निकालते हैं वो एफ डॉट डी एस से निकालते हैं, या फिर हम इसके इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन से निकालेंगे, या फिर ऐसे निकालेंगे, या फिर आपको मान लो एरिया दिया होगा एफ और एस के बीच का, तो मैं एरिया निकाल लूंगा, तब भी आपका एफ इंटू एस आ जाएगा। अगर मैं एरिया निकालूंगा तब भी एफ इंटू एस आ जाएगा हमारा। तो हम वहां से भी निकाल सकते हैं। तो ये कोई भी तरीका हमारा हो सकता है जहाँ से हमारा वर्क डन आए। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म आती है। हमने बोला कि वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसमें टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फोर्स दो तरह के हो सकते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। क्या फर्क होता है दोनों में? तो दोनों में ये फर्क होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं इसमें जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ पे डिपेंड मतलब आप मान लो एक पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, ए से बी तक गए, मान लो आप ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे, जो वर्क डन आपका आएगा तीनों केस में वो इक्वल आएगा। आप किसी भी पाथ से जाओ, वर्क डन आर इक्वल। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ये वर्क डन इक्वल नहीं आएंगे, ये डिफरेंट आएंगे। तो ऐसे फोर्सेस जहाँ पे कि वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड करता है, अगर डिपेंड करता है तो वो नॉन कंजर्वेटिव है, और अगर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो वो फोर्स हमारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के जो एग्जांपल हैं वो है ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट भी है, इलेक्ट्रो वाला है, ये मैंने आपको बताया भी था ग्रेविटेशन जब पढ़ाया था आई थिंक, है ना। तो ये सारे फोर्स आपके जो है, यूजुअली जो फोर्स होते हैं हमारे सारे कंजर्वेटिव कैटेगरी में आते हैं। और अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के जो एग्जांपल है, फ्रिक्शन हो सकता है, विस्कस फोर्स हो सकता है, और भी फोर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स, तो ये जो है नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी में आते हैं। तो मैं वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ लिया है ए टू बी जाने में, तो वहाँ वर्क डन अलग अलग आता है। ठीक है, दूसरा, अगर आप इसमें पूरा सर्कल पाथ लो, घूम के अपनी जगह पे वापस आ जाओ इसमें कंजर्वेटिव फोर्स में, तो वर्क डन इज जीरो। वर्क डन इज जीरो इन अ राउंड सर्कुलर पाथ। मैंने आप घूम के अगर आ जाओ, मूविंग इन अ राउंड सर्कुलर पाथ, तो वर्क डन इज जीरो। इसमें वर्क डन इज नॉट जीरो इन मूविंग अ राउंड सर्कुलर पाथ।
तो ये इनमें जो है डिफरेंस है। पेपर में आपका डिफरेंस भी आ सकता है, क्या डिफरेंस होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिफरेंस हम लिख चुके हैं बेसिकली। एक तो भाई ये वर्क डन बराबर होता है, दूसरा यहाँ पे राउंड पे 0 होता है, तीसरा के एग्जाम्पल क्या है। ऐसे करके हम डिफरेंस लिख सकते हैं, इनकी जो डिफरेंस है वो क्या है। क्लियर हो गया ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? यस सर। ओके, तो ये वर्क के बारे में हुआ, हमने पढ़ा वर्क क्या होता है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट, विच इज पावर। वैसे आप एनर्जी के बारे में पढ़े तो एनर्जी भी हो सकता है। एनर्जी आपको पता है अभी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, वो सबको पता ही है ऑलरेडी, है ना। तो पहले पावर पढ़ लेते हैं, फिर इसको जो है डिटर्मिन देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो अगर हम पावर की बात करें, पावर हमारा जो होता है वो होता है वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। कोई चीज़ जो है कितनी फास्टली काम करती है उसको हम पावर बोलते हैं। पावर हमारा जो होता है इट इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर जो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। और इसको हम डिफाइन अगर करें तो वी कैन से रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रेट से आप वर्क कर रहे हो, पावर होता है। यूनिट की अगर आप बात करें, वर्क की यूनिट जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड। इट इज आल्सो नोन एज, सबको पता है पावर की यूनिट होती है वॉट। इट इज आल्सो नोन एज वॉट। तो हमारी जो पावर है वो हम वॉट में मेजर करते हैं। और इसके अलावा मेगावाट भी होती है, किलोवाट भी होती है। किलोवाट आपकी 10⁻³ होती है, मेगा आपकी 10⁻6, ये आपको पता होगी सब। तो ये हमारी पावर की यूनिट्स हैं। डायमेंशन वगैरह आप निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। और एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर, कई बार ये भी होती है, लास्ट क्लास में यूज भी किया था एक बार फ्रिक्शन वाले चैप्टर में। तो ये होती है 746 वॉट के बराबर, ये हमारी होती है हॉर्स पावर। तो ये भी कई बार दिया होता है कि किसी मोटर की पावर 3 हॉर्स पावर है, 4 हॉर्स पावर है, ऐसे करके दिया रहता है क्वेश्चन में, तो हम कर सकते हैं। पावर हमारा वर्क डन बाय टाइम है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू, वर्क हमारा होता है एफ इंटू एस बाय टाइम। तो वी कैन राइट एफ डी एस बाय डी टी। अगर हम पावर की बात करूँ तो एफ इंटू वी आ जाएगा। तो फॉर अ मूविंग बॉडी वी कैन ऑल्सो राइट एज पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी इज अवर पावर। ठीक है, आगे चले। एनर्जी होती है बॉडी की कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। वो कितना वर्क कर सकती है, कितना, है ना, कितना फास्ट कर सकती है वो पावर है, कितना कर सकती है वो एनर्जी है। कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। और ये एनर्जी आपकी कई तरह से हो सकती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, वो पता ही कैसे, हम जो पढ़ेंगे बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली पढ़ेंगे हम। पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी कई टाइप की हो सकती है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, और 12th क्लास में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, कई सारी हो सकती है। तो हमको देखते हैं धीरे धीरे। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, वो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, माइनस जी एम एम बाय आर, जो पढ़ा था आपने। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक कई सारी हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। अच्छा, एनर्जी क्या है? एनर्जी हमारी पहले तो स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिए। कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक, पोटेंशियल, कोई भी, सब स्केलर है। पावर भी आपकी स्केलर है।
काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं पहले, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी, यूनिट सबकी सेम होगी। एनर्जी है आपकी, तो एनर्जी की यूनिट आपको पता है जूल होती है, एनर्जी की यूनिट होगी वो जूल होगी। जूल इज द एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट इसकी जो होती है वो अलग होती है, तो मैं अभी लिखा था पीछे, यहाँ लिखा था है ना, बाहर लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। और 1 जूल जो होती है 10⁻7 के बराबर होती है। 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग के बराबर। तो वर्क की और एनर्जी की यूनिट सेम होती है ना, ये सेम ही चीज़ है। जितना आप उसमें एनर्जी होगी बॉडी में, उतना वो वर्क करेगी, या फिर जितना वो वर्क करोगे आप उतनी उसमें एनर्जी स्टोर कर सकते हो आप किसी बॉडी में। तो बोथ आर द सेम थिंग। लेट अस नाउ सी द काइनेटिक एनर्जी। लेट अस नाउ सी द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपका जो आया है एनर्जी, कैसे हम बोलते हैं किसी बॉडी को हमने फोर्स एफ लगाया, इसने डिस्प्लेसमेंट एस किया, तो इसकी जो एनर्जी होगी एक्चुअली इस पे वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन हुआ एफ इंटू एस। और एफ आपको, एफ को क्या लिख सकते हो आप, एफ को लिख सकते हो एम इंटू ए, तो ये एम ए इंटू एस हो जाएगा। और अगर मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाऊं, वी की यहाँ पे स्पीड है, यू यहाँ पे है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाऊं, तो ए एस जो है वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है वर्क डन। और कोई बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी जो एनर्जी होगी एक्चुअली वो वर्क के बराबर होगी, उसकी जो एनर्जी होगी वो वर्क के बराबर होगी, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी। इससे ये निकल के आता है कि उसकी जो एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बाय डेफिनेशन एम वी स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए। अगर वेरिएबल फोर्स हो तो यू कैन ड्राइव फॉर द वेरिएबल फोर्स ऑल्सो। तो वेरिएबल फोर्स के केस में वी कैन राइट द, इसको एम इंटू वी डी वी बाई डी एस ऐसे कुछ कर सकते हैं। एम इंटू ए करोगे, ए को वी डी वी बाई डी एस करोगे, तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसे, या डी वी बाई डी टी कर लो इसे, और इसको डी एस कर लो, डी एस बाई डी टी को वी कर लो, तो ये हो जाएगा एम इंटू वी स्क्वायर डी वी। गड़बड़ है, अच्छा ये वी नहीं आएगा, तो एम वी डी वी आएगा। ठीक है, फिर इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, सॉरी ये तो आपका डी डब्ल्यू आया, वर्क निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट कर देंगे डी डब्ल्यू को, तो एम वी डी वी, तो इससे भी आपका हाफ एम वी स्क्वायर बाई 2 ही आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर ही आएगा, सॉरी। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये भी पूछ सकते हैं स्कूल में, डेरिवेशन में भी पूछ सकते हैं, प्रूव करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज हाफ एम वी स्क्वायर। कैसे प्रूव कर सकते हो कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और वो वर्क डन हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए हमारी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। आगे मूव कर रहे हैं, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। मोमेंटम आपका होता है एम वी और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे तो ये स्केलर है तो रिलेशन तो वैसे नहीं बनेगा कोई भी, लेकिन अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूँ, इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है एम वी और इसका है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इसको पी स्क्वायर लिखूँ तो आ जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2m करूँ तो बाय 2m हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हाफ एम वी स्क्वायर। पी स्क्वायर बाय 2m इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जो होती है एक्चुअली उसको हम ये भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय 2m। ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, जो हमारा रिलेशन आता है वो आता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, या फिर हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू 2m के पर रूट, ये भी लिख सकते हैं। और इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो पार्टिकल है उनके मोमेंटम डबल है एक दूसरे के, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स होगी। मास सेम है मान लो, ऐसा बोल दे मोमेंटम डबल है, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो।
या फिर बोल दिया काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स है तो मोमेंटम कितना टाइम्स होगा, तो यहाँ से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ वगैरह पूछ सकता है, तो आपको पता है ये वाई स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। अगर मान लो ऐसे कुछ ग्राफ आ गया कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, ये वाली क्वेश्चन यूज़ करेंगे, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2m इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी, यानी पैराबोला बन जाएगा। ये पैराबोला की जो इक्वेशन होती है ऐसी होती है, तो एक ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा आपको काइनेटिक एनर्जी का। तो ये सब चीज़ों में यूज़ हो सकता है, इनका आपस में जो रिलेशन में निकाला है क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है, या फिर ऐसे कुछ ग्राफ में यूज़ आ सकता है। कितना क्लियर हो गया सबको? बताओ हाँ नहीं, कितना क्लियर है? यस सर। ओके, तेज तो नहीं चल रहे हम लोग? टाइम भी तो नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या बोलती है? ये बोलती है कि वर्क डन बाय एनी फोर्स, अगर आप किसी बॉडी पे वर्क लगाएंगे, जो सारे फोर्स इस पे लगेंगे, कई सारे फोर्स मान लो लग रहे हैं, तो वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, जिसे भी आप पीछे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसका डेरिवेशन आ सकता है वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो अभी जो आपको मैंने पीछे ड्राइव किया है, ऐसे ही डेरिवेशन होगा इसका। ठीक है, ऐसे करके हम ड्राइव कर सकते हैं। फॉर अ कांस्टेंट फोर्स के लिए अगर पूछेगा तो ऐसे करेंगे, अगर वेरिएबल के लिए पूछेगा फॉर अ वेरिएबल फोर्स तो ऐसे करेंगे। तो वी कैन ड्राइव द दिस रिलेशन की वर्क डन बाय द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी एनर्जी की बात करते हैं, वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग सॉलिड में देख चुके हैं ऑलरेडी, स्प्रिंग में और सॉलिड में भी देखेंगे। स्प्रिंग में देखेंगे यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर आएगी। पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली वो होती है हमारी, हम mgs लिखते हैं। आपको पता है यहाँ पे जब हाइट कम होती है तो वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। mgh तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सब आप कर चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन कई सारे, तो यहाँ तो बताने की जरूरत ही नहीं मेरे को। ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होता है, और एक्स आपका एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग होता है, तो वहाँ से हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकलती है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेशन आ सकता है, डेरिवेशन आप देख लेना, हम लोगों ने यूट्यूब पे डाल दिया है चैनल पे, 9-12 वाला भी देख लेना, मुश्किल नहीं है कुछ भी। फोर्स आपका के एक्स होता है, उसको इंटीग्रेट करना है बस, एफ इंटू डी एक्स करके इंटीग्रेट करोगे तो आपका आ जाएगा एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम आपका बच जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेना फटाफट से, छोटे डेरिवेशन है इसमें। तो दिस इज द थिंग। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। इन दोनों का अगर हम सम करें, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का सम करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम इज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें एक डेरिवेशन आपका ये वाला आ सकता है कि भाई किसी बॉल को ऊपर से गिराया, उसकी एनर्जी बताओ कांस्टेंट है, तो कर सकते हो। और आई थिंक ऑलरेडी आप लोग बॉल को अगर टॉप से गिराया, इसकी एनर्जी कांस्टेंट है, निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना। यहाँ पे हमारी एनर्जी होगी mgh होगी पोटेंशियल, और यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगी। किसी एक हाइट पे आप निकालोगे, h हाइट पे मान लो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे आप निकालोगे हाफ mv स्क्वायर, v आपका √2gh होता है, तो v इससे निकालोगे तो सेम v आ जाएगा। दोनों का सम करोगे तो कांस्टेंट आना चाहिए,
है ना। तो आपका सम जो है कांस्टेंट आना चाहिए। यहाँ पे एमजीएच आ रहा है, यहाँ पे भी आप सॉल्व करोगे तो एमजीएच आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बीच में ही प्रूव करना है कि एमजीएच ही आएगा। तो यहाँ पे आप प्रूव कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हो उसकी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा के। एस कितना हो जाएगा यहाँ पे, एच माइनस एच के बराबर, एच माइनस एच के बराबर यहाँ पे एस हो जाएगा, और उससे हमारा वी का वैल्यू आ जाएगा वी इक्वल टू √2s। तो हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, और उसका सम जो है वो एमजीएच के बराबर। तो ये प्रूव कर सकते हो आप। तीनों पॉइंट पे आपकी एनर्जी जो है कांस्टेंट है, एनर्जी चेंज नहीं हो रही। इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोलता है कि आपके अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो वहाँ पे एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है। अगर हमारा कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें हमारी क्या होती है, एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है। या फिर कोई एनर्जी डेसिपेटिंग फोर्स वहाँ पे नहीं है, एनर्जी डेसिपेटिंग फोर्स अगर वहाँ पे नहीं है, फ्रिक्शन टाइप का फोर्स नहीं है, तो एनर्जी हमारी रहती है कांस्टेंट। एनर्जी हमारी रहती है कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में जो है वो है अबाउट कोलिजन, वो है अबाउट कोलिजन। कोलिजन मतलब दो बॉल का टकराना। टकराने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो टच करें आपस में, दूर से भी टकरा सकते। दूर में मतलब कि मान लो कोई चार्ज है दो, तो चार्ज भी ऐसे दूर से ही आएंगे तो रिपेल हो जाएंगे। लेकिन हम अभी तो ये मानते हैं फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, तो दोनों केस हो सकते हैं ऐसे। तो कोलिजन का मतलब दो बॉलों का टकराना, आपस में फोर्स लगाना। तो किसी बॉडी का टकराना, आपस में फोर्स लगाना, उसको बोलते हैं कोलिजन। कोलिजन आपके दो तरह के हो सकते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं, एक तो इलास्टिक और एक इनइलास्टिक। वैसे तो हम कोलिजन को डिवाइड कर सकते हैं उसके टकराने के तरीके से कि वन डायमेंशन कोलिजन है या टू डायमेंशन है या कैसा थ्री डायमेंशन है। अगर बॉडी जो है एक ही लाइन पे चल रही है तो वन डायमेंशन कोलिजन हो सकता है। अगर वो टकरा के प्लेन पे कहीं अलग अलग चली गई तो 2D हो सकता है। ये ऐसे टकराई तो तब हो सकता है जब ऑब्लिक कोलिजन हो, ऐसे आपकी बॉल इधर को जा रही है, टकराई इससे, तो ये बॉल आपकी टकरा के इधर को चली जाएगी, ये वाली उस तरह को चली जाएगी। तो टू डायमेंशन कोलिजन है। ऐसे 3D कोलिजन भी हो सकता है। इसका एक और क्लासिफिकेशन है, वो है इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि आपकी एनर्जी जो है कांस्टेंट हो, काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट हो, कंजर्व हो। कांस्टेंट तो नहीं बोलूंगा, कंजर्व हो। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व नहीं होती। एक्चुअली होता क्या है, आपने बॉडी पढ़ी थी ना, इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर लेती थी, प्लास्टिक बॉडी शेप को रीगेन नहीं करती थी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये बॉडियां टकराती हैं आपस में, दो बॉडी, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी है। अभी टकरा गई आपस में, टकराई तो क्या हुआ, इनमें डेंट पड़ गया, थोड़ा सा डेंट पड़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। ये बॉडी पिचक गई, मान लो ये भी पिचक गई, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। अब जब ये बॉडियां दूर जाएंगी, दोबारा टकरा के दूर भागेंगी, तो अगर इनका डेंट जो है पूरा वापस अपना शेप को रिगेन कर गई, अपनी है डेंट वापस आ गया, शेप को रिगेन कर गया, तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर थी वो दोबारा से जो है खत्म हो गई वहां पे, है ना, वो दोबारा आपकी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। अगर उसने शेप को रिगेन कर लिया, शेप को रिगेन कर लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, उसमें आ गई काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो। लेकिन अगर मान लो शेप को रिगेन नहीं किया, तो थोड़ी सी एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रह जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी घट जाएगी। आफ्टर कोलिजन हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। अच्छा, क्या लिख दिया, कंजर्व लिख दिया, इज नॉट कंजर्व। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी घट जाएगी। कब, जब आपका कोलिजन इज इनइलास्टिक, बॉडियां जो है इनइलास्टिक हो, उनमें थोड़ा डेंट रह जाएगा, इसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, दोनों कोलिजन में जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कैसा लग रहा है, इंटरनल फोर्स है वो। तो फोर्स हमारा जो है इंटरनल है, तो दोनों कोलिजन में हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। दोनों ही कोलिजन में मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, क्योंकि फोर्स हमारा इंटरनल है। तो चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक, मोमेंटम दोनों में कंजर्व होगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी जो है वो केवल इलास्टिक कोलिजन में ही कंजर्व होगी। और क्यों होगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्यों कंजर्व होगी। अब इसमें जो है डेरिवेशन है इलास्टिक कोलिजन का और इनइलास्टिक कोलिजन का। जब बॉडियां टकराती हैं आपस में, टकराने के बाद इनकी जो स्पीड आएगी वो निकालनी होती है आपको। मान लो इनिशियल स्पीड u1 u2 है, u1 ज़्यादा है u2 से, आपको फाइनल स्पीड निकालनी है v1 और v2।
टकराने के बाद जो फाइनल स्पीड होगी v1 और v2 वो आपको निकालनी है। तो इसके लिए डेरिवेशन में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप डेरिवेशन एक बार देख लेना, यूट्यूब पे ये भी डाला कल परसों ही हमने, तो आपका टाइम बचेगा। तो आप यहाँ पे न्यूमेरिकल कर लेंगे उतनी देर में। तो डेरिवेशन इसका देख लेना एक बार। तो हमने इलास्टिक कोलिजन इन 1D एंड 2D दोनों का बनाया, मैंने ही बनाया, और इन इलास्टिक कोलिजन में भी मैंने ही बना रखा है इसका 1D और 2D। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका वो है ये वाला, ये जरूर कर लेना। बाकी तो ये तो खैर बेकार है, ये छोड़ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता खास। ये कर लेना, ये कर लेना, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला वैसे। तो एक बार देख लेना, डेरिवेशन हमने करा दी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो इस चैप्टर में ये सब चीजें हैं जो हमने अब तक डिस्कस करी, वर्क, एनर्जी एंड पावर। समझ में आ गया सबको जो हमने पढ़ा अभी तक? समझ में आया? यस सर। ओके। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, और इसमें हमें फिर सर्कुलर मोशन भी देखना था, वो भी देख लेंगे फिर। पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके स्कूल के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन है जैसे कि, आई थिंक आप कर लोगे। यूनिफॉर्म चेन है, लेंथ चेन है यूनिफॉर्म, इसकी लेंथ है 2 मीटर, इज केप्ट ऑन अ टेबल with 60 centimeter of it hangs freely from the edge. चेन का लेंथ ये है और मास का 4 kg है। तो ये ऐसे हैंग कर रही है। आपको बताना है व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन in pulling entire chain on the table, entire chain on the table। इसका वर्क डन बताइए कितना होगा। जी आपका 10 है, निकालिए। सर नो, कितना कितना रहा? 9। 9.8। नो 9.8 नहीं आएगा। आपकी जो चेन लटकी हुई है केवल उसको ऊपर लाना है ना आपको, उसका सर माप देखो कितना है। 19.6।
नो कम आएगा, 3.6 है आंसर इसमें जो दिया हुआ 3.6 दिया हुआ। आई डोंट नो आपका सर 60 सेंटीमीटर हैंग कर रहा है। हाँ 60 सेंटीमीटर हैंग कर दो। करिए आप, हमें 1 मिनट एक। आया किसी का? सर 3.6। यस 3.6 इज द राइट आंसर। यस सर 3.6। ओके, आगे सबको ये बताना है। तो एक बार इंटीग्रेशन मेथड से बता दीजिए। इंटीग्रेशन तो बहुत लंबा हो जाएगा, इंटीग्रेशन से क्यों कर लो। इंटीग्रेशन से तो वेरिएबल बोल लेना पड़ेगा, फोर्स आपको mg का वैल्यू वेरी करता रहेगा सर बस आपका। एक बार मेथड बता दीजिए। मेथड बता दूं? मेथड ये है इसका, यस। वेरिएबल का ये मान लो कि ये एक्स लेंथ की चेन यहाँ लटकी हुई है नीचे, इसका मान लो लेंथ एक्स है, तो इसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, m/l इंटू एक्स मास हो जाएगा। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा यस। इतना फोर्स नीचे लग रहा होगा। अब आपको इसको ऊपर खींचना है तो इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। अगर आप ऊपर खींच रहे हो इसे, तो आपका जो वर्क डन होगा वो होगा एफ इंटू डी एक्स। स्मॉल वर्क अगर मैं निकालूँ छोटा सा, कि जैसे आप खींचोगे तो अगर आपका फोर्स चेंज होता रहेगा तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फोर्स इंटू डी एक्स करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब एक्स इसको इंटीग्रेट कर लो, तो ये एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी है इंटू डी एक्स। इसे इंटीग्रेट कर लो, एक्स को वैल्यू आपकी हो जाएगी 60 से 0, 60 सेंटीमीटर 0.6 से 0 हो जाएगी। ओके सर। तो उसको हम सेंटर ऑफ मास से कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास हमारा जो है उसको h/2 हाइट तक ले जाना है हमें। जो हमारी चेन थी उसको सेंटर ऑफ मास को h/2 हाइट तक हमें ले जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल है इसका मास जो है 5 ग्राम है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, और जो x है वो टाइम से रिलेटेड है, t इक्वल टू √x+3। टाइम जो है वो ऐसे रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट ऐसे रिलेटेड है टाइम से, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। तो आपको ये बताना है वर्क डन इन फर्स्ट 6 सेकेंड, इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स कितना वर्क होगा।
पहले सीखो हेलो हेलो किसी ने अभी तक नहीं निकला सर 90 है क्या आंसर? क्या मैं कर दूं 90 है क्या आंसर? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी इसमें लिख दो क्या बोल रहे हो आप 90 19 वेट आंसर देखो मैं कितना दिया है यहाँ पे दिया नहीं निकालना पड़ेगा निकालते हैं कैसे करेंगे हम लोग इसमें हमें निकालना है वर्क डन वर्क डन हमारा होता है एफ डॉट डी एस
एफ डॉट डी एस करेंगे इसमें। अब एफ डॉट डी एक्स यहाँ पे लेंगे जब, तो एफ डॉट डी एक्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें फोर्स चाहिए, पहले तो फोर्स चाहिए और ये चाहिए, फोर्स निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक्स क्या आ रहा है हमारा, एक्स हमारा आ रहा है टी माइनस थ्री का स्क्वायर, ये हमारा एक्स है। अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी मेरा डी एक्स बाई डी टी होता है, तो वो आ जाएगा टू टी माइनस थ्री, अंदर वाले का डिफरेंशियल तो वन ही आएगा, तो ये आ गया वेलोसिटी। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, एक्सेलरेशन मेरा आ जाएगा डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल टू टू आ जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन यहाँ पे मेरा टू आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो फोर्स मेरा जो है वो एम इंटू ए होता है, तो एम इंटू ए मतलब मेरा 5 ग्राम बाय सॉरी इंटू ए, दिस इज माई फोर्स एंड दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि फर्स्ट 6 सेकंड में कितना होगा, फर्स्ट 6 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमें बताना है। तो टी इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, टी इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स हमारा जो आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे एक्स की वैल्यू हमारी आएगी जीरो माइनस थ्री का स्क्वायर यानी कि 9, और टी इक्वल टू 6 पे वैल्यू आएगी 6 माइनस थ्री का स्क्वायर यानी कि 9। दोनों पे वैल्यू सेम ही आ रही है, तो अगर वैल्यू हमारी सेम आ रही है तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसका मतलब वर्क डन हो जाएगा जीरो, जीरो इज द आंसर। हाँ इसमें जीरो दिया हुआ, जीरो इज द आंसर। क्लियर हो गया सबको। बताओ भाई क्लियर हुआ नहीं हुआ। क्लियर हुआ सबको नहीं हुआ वाला। यस सर। ओके 90 जूल, ओके। उसमें 90 कैसे आ रहा था आपको, जीरो ही आएगा ना इसमें तो। देखो ये वाला क्वेश्चन है तो कर ही लोगे खुद ही। ये फोर्स है, एक पार्टिकल पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, दो फोर्स एक पार्टिकल पे काम कर रहे हैं, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पार्टिकल इज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस्ड, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 2,1,0 टू -3, -4, 2, इसको कैसे डिस्प्लेस किया जा रहा है, आपको बताना है टोटल वर्क डन। इजी है, इजी है।
आया 2,1,0 to -3,-4,2 एक बार F1 को एक बार F2 को। टोटल निकालना है तो एक साथ निकाल लो, ऐड कर लो फोर्स को, मेरे ख्याल से अलग अलग निकालोगे तब भी वही आएगा। ऐड कर लो दोनों फोर्सेस को, कितना आ जाएगा I - J + K। ठीक है, अब इनमें आपको वर्क डन चाहिए। यहाँ पे ds वेक्टर कितना होगा, ये s वेक्टर कितना होगा, s वेक्टर यहाँ पे होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी कि 3i - 4j +2k है फाइनल, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर 2i + j + 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -5i - 5j +2k। ये आपका s आया और ये आपका f है, तो ये आपका हो जाएगा i - j + k डॉट -5i - 5j +2k। कितना आंसर आएगा? कितना आया? थर्टी? कितने आया? थोड़ी आएगा। 39। नहीं, कैसे आया? आई डॉट आई करोगे तो -5 आएगा, जे डॉट जे यस सर, करोगे एक तो +5 +2, ये आएगा आंसर। ये आएगा। ओके, डॉट प्रोडक्ट याद है नहीं याद है? अभी भूल गए? डॉट प्रोडक्ट था ना ये? यस सर। ओके, तो देखो डॉट प्रोडक्ट भी आपको रिवाइज हो गया। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम लोग, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें डॉट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन सबको क्लियर है, हमने क्या क्या किया है इसमें, एफ और एस जो निकाले हैं उसको डॉट प्रोडक्ट किया है। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं हो किसी को, मल्टीपल कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो रहे हैं आपके। यस सर। ओके, चलिए अगला करते हैं। इसमें जो वाले क्वेश्चन है, कार ऊपर जा रही है प्लेन पे, कितना वर्क करना पड़ेगा, या आप ऑलरेडी कर सकते हो, क्योंकि कल लास्ट टाइम ने जो किया था हमने फोर्स निकाला था इस केस में ना, कि फोर्स कितना लगेगा, mg sin थीटा फ्रिक्शन वो सब। तो अगर आप फोर्स निकालोगे तो इनटू डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके वर्क डन भी निकाल सकते हो, वर्क निकल जाएगा। है ना। तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे कि मैं एक्स्ट्रा के क्वेश्चन कराऊँ आपको। ऐसे मल्टीप्लाई करना है केवल आपको। कुछ और टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अलावा। तो एक क्वेश्चन है कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम बॉब का मास है, इसके बॉब का मास है 0.2 kg, सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, इट इज पुल्ड असाइड अंटिल थ्रेड मेक एन एंगल 30 डिग्री। इसको हमने ऐसे किया जब तक इसने एंगल बनाया 30 डिग्री का। तो फ्रॉम द वर्टिकल क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन। सेकंड है इफ इट इज रिलीज्ड, इफ इट इज रिलीज्ड, अब अगर हम इसे रिलीज कर दें
तो फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम पॉइंट, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम पॉइंट। इजी है, अभी तो हुआ नहीं तो ये क्वेश्चन था। Kinetic energy at the bottom and how much work is done. सर वर्क F√3/4 है, F नहीं निकल रहा। F√3/4 आप कैसे निकाल रहे हो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके निकाल रहे हो? सर FS cos थीटा। हाँ, लेकिन यहाँ पे फोर्स तो एक्चुअली वेरिएबल होगा ना, फोर्स तो कांस्टेंट होगा नहीं यहाँ पे, तो उससे तो ओके सर। उससे निकलेगा नहीं है। उस और सोचो एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह से सोचो कितना वर्क होगा।
तो ये नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है? पहले नीचे से ऊपर ले गए तो कितना वर्क किया उसमें ये पूछा है, और जब ऊपर से छोड़ेंगे तो जब नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दोनों हो रहे हैं। सिंपल है, नहीं निकल कैसे अभी तक? ये सर उसको सर आप ही कर दीजिए। नहीं करूँ? अच्छा, इसमें वर्क डन जो होगा सिंपली, जो वर्क डन होगा वो आपकी एनर्जी को इंक्रीज करेगा ना यहाँ पे, तो एनर्जी हमारी जो है इंक्रीज हुई है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी इंक्रीज हुई है, इतनी इंक्रीज हुई है, तो वर्क डन यहाँ पे जो होगा वो mgh के बराबर होगा, हमें h निकालना है। L1 माइनस L cos 30। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, h हमारा हो जाएगा L माइनस L cos 30। बस ये निकाल दो, देखो कितनी वैल्यू आ रही है।
कितना है आंसर? ये तो 1.29 जूल आएगा। 1.29। यहाँ पे कितना दिया हुआ है इन्होंने? 0.268 1.1 का जा रहा है इंटू 10 इंटू एल। एल तो 1 है आपका, 1 माइनस कॉस 30। कॉस 30 साइन 60 के बराबर होता है 2 इंटू 1 माइनस 0.8, फिर आएगा 6, फिर आएगा 6, यानी आएगा 0.2 इंटू 0. ना बचेगा अंदर। सो 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 8 गया तो 1.268 ही तो आ रहा है। क्या गलती कर दी थी आप लोगों ने? तो इसमें से एलसीएम लिया मैंने, फिर 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो 2 माइनस रूट 3 बचेगा। तो रूट 3 की जगह मैंने 1.71 रखा था। अगर 7 1 भी रखा था तो पॉइंट, अच्छा फिर तो 29 आ रहा होगा आपका, अगर 7 1। अच्छा यस सर, मैंने गलती करी, 2.29 आएगा। ठीक है, चलिए तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, हाउ मच वर्क इज डन। सेकंड पार्ट, अगर इसे यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फिर? कितनी होगी वैसे बता दो। सब बन गया मैं, क्योंकि से पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। हाँ, तो सेम हो जाएगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ये, है ना? यस सर। तो यस। बी का आंसर भी है वैसे। चलो, सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है? एल माइनस एल cos थीटा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। ओके चलो, तो भाई जिसको पूछना है पूछ लो, स्कूल वाले तो सुनेंगे नहीं आप लोगों की। यहाँ पूछना है, यहाँ पूछ लो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, a body dropped from height, body dropped from a height h, from a height capital H, reaches the ground with velocity 1.2 gh. Calculate the work done by friction. Calculate the work done by air friction.
वेरिएबल में आएगा, ये इसी टर्म में आएगा जो आपको दिया हुआ है ना, इन्हीं टर्म में आंसर है, ऐसा दिया हुआ है। तो 7.2 mH आया है। देखो 7.2 आ रहा है। देखो इन्हें क्या पूछा है, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन पूछा है। 7.2 mH। क्या बोल रहे हो? कर रहे हो आप लोग या कुछ डाउट है अभी? सर मेरा आंसर 0.72 GH आया है, MGH आया है, और ये 0.7 0.28 MGH है। 0.7 पे कैसे निकाला आपने? ये सब्ट्रैक्ट सर हाफ MV फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ MV इनिशियल स्क्वायर। तो जीरो होगा, मैंने इससे जीरो से ड्रॉप किया आपने, यहाँ पे स्पीड v हो गई, तो आपने क्या निकाला? ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ये किया है, आप 0। ये वैल्यू निकाली आपने, यस सर। और ये इतनी है ना? तो ये आपने क्या निकाला है? यस। आपने निकाला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला है। ओके, एक्चुअली ओके। तो सर ये ग्रेविटेशन फोर्स के जरिए वर्क डन होगा ना? हाँ बिल्कुल, इसमें ये बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए एक्चुअली, है ना? आपकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपने एक्चुअली टोटल एनर्जी लिखी है आपने फाइनल, जो फाइनल एनर्जी होगी वो काइनेटिक होगी, पोटेंशियल तो जीरो होगी यहाँ पे। यस सर। और अच्छा, यहाँ पे हमने एम, यहाँ पे आप क्या लिखना चाहिए था फिर आपको? आप कर सकते हैं ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इज द वर्क डन, ये कर सकते थे हम लोग। यस सर। तो ई फाइनल तो ये हो गई, ई इनिशियल कितनी लिखनी चाहिए मेरे को? जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल कितनी लिखूंगा? एम जी एच। सर मगर वर्क एनर्जी थ्योरम से तो वही होनी चाहिए थी ना? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो? अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा यस सर। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल यस। टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरी जो आ रही है यहाँ पे, वो आएगी यही हाफ एम बी स्क्वायर मैंने जीरो जो आपने लिखी है, ठीक है? और वर्क डन क्या होगा यहाँ पे? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कौन से सर फोर्स? इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। वर्क डन बाय एम जी, एम जी का वर्क डन पॉजिटिव होगा, सर। और एयर का जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, फिर प्रेस करेंगे तो नेगेटिव वर्क आ जाएगा कुछ। इनका सम जो है इतना आना चाहिए, तो वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा ये आप, है ना? ओके सर। वर्क एनी थ्योरम लगाओगे तो वहाँ से भी आ सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आ सकते हैं, तुम लगाओगे तो 0.28 आएगा। आगे मूव करें अगले क्वेश्चन पे। यस सर। ओके, ये एक पेंडुलम है और ये वर्टिकल है ना, टेढ़ा बन गया सीधा है, ऐसा। और इस पे आपने एक बुलेट को हिट किया, पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर है ये, और इसका बॉब का मास 1 केजी है। आपने इससे बुलेट से हिट किया, बुलेट का मास 10 ग्राम है, बुलेट का मास जो है 10 ग्राम है। इसने यहाँ हिट किया और ये इस पे चिपक गया, है ना? इसकी स्पीड थी 200 मीटर पर सेकेंड। हिट करने के बाद ये चिपक गया और बॉब जो है आगे चला गया, तो किसी हाइट तक बॉब जाएगा, बुलेट इसी में घुसा हुआ है। तो आपको बताना है कितनी हाइट तक बॉब जाएगा। वी हैव टू फाइंड द हाइट टू विच बॉब राइजेस। ये हाइट आपको बतानी है, ये हाइट यहाँ पे कितनी है।
कैसे कर लो? सर कंडीशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सर। हाँ, लेकिन कैसे लगाओगे? उन्हें इसमें एक चीज और लगेगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना आपका जब बुलेट इसके अंदर इंसर्ट करेगी ना, अंदर जाएगी इसके, तो एनर्जी का लॉस होगा यहाँ पे। तो एनर्जी इज नॉट कंजर्व थ्रू आउट द मोशन। तो आपको पहले यहाँ पे ना क्या करना पड़ेगा, जो बॉब है आपका इसमें, यहाँ जो बुलेट आ रही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। तो मोमेंटम जब आएगा तो यहाँ पे इनकी वेलोसिटी आ जाएगी, जो बॉब प्लस बुलेट होगा उसकी कंबाइंड जो वेलोसिटी होगी v, वो निकालनी पड़ेगी पहले। एक बार ये निकल गया, अब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा एम वी इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी। यहाँ से v निकालोगे, फिर आप लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर, एम प्लस एम हो जाएगा उसमें, हमें एम प्लस एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एम जी एच। फिर पड़ जाएगा तो वी एच निकालना है आपको, तो वी स्क्वायर बाई टू जी हो जाएगा एच। तो आपको पहले वी चाहिए, और वी निकालने के लिए आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बातें? यस सर। ओके, तो ये इनइलास्टिक कूलिंग का एग्जांपल है ना। इनइलास्टिक के क्वेश्चन जब आप करोगे तो उसमें ध्यान रखना कि एनर्जी हमारी कंजर्व नहीं होती।
तो 0.2 मीटर अप्रॉक्स। 0.2 मीटर स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। सही है, 0.2 मीटर ही है इसमें। लेकिन यार इसका आंसर क्या दिया हुआ है? हाँ, इसका ही 0.2 ही है, सही है। एच बी 0.2 मीटर। तो उसमें ध्यान रखना, कंजर्वेशन मोमेंट जरूर लगाना, ठीक है? डायरेक्ट नहीं लगेगा। यस सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन स्प्रिंग से रिलेटेड है, तो स्प्रिंग के क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक आधा। स्प्रिंग जो है, आपने एक मास m ड्रॉप किया और यहाँ पे नीचे की स्प्रिंग, इसके नीचे एक स्प्रिंग था ऐसे, इसके ऊपर ड्रॉप किया। टॉप ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। बोल रहा है द प्लेटफॉर्म इज डिप्रेस्ड बाय x। प्लेटफॉर्म इज डिप्रेस्ड बाय x, इसको h हाइट से गिराया, एंड प्लेटफॉर्म इज डिप्रेस्ड बाय x। तो आपको बताना है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। के दिया नहीं आपको, के की वैल्यू बतानी, के कितना है। आपको m पता है, h पता है, और x पता है। GH by X। जी एच एक्स, एक्स नहीं आ रहा आंसर में, एक्स भी तो आना चाहिए। तो X ही है नीचे। नहीं, यहाँ पे आंसर ये आएगा, देखो ये लिखा हुआ है एच प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में देखो ऐसे आना चाहिए। सर 2mgh प्लस x, ये सही ही आया। आ गया। बाकी लोग निकाल पा रहे हैं? ये एक्स डिस्प्लेस हुआ तो हमारा जो एनर्जी है वो कंजर्व रहता है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी लॉस हुई हमारी, एम जी एच प्लस एक्स का, वो इक्वल होनी चाहिए हमारे हाफ के एक्स स्क्वायर पे, एनर्जी कंजर्वेशन से। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा के का वैल्यू। दिस इज अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वहां से निकाला है हमने। आई होप ये भी क्लियर है सबको, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन पावर के देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। पावर के, एन इंजन पंप, एन इंजन पंप pumps up 100 kg water through a height of 10 meter.
to a height of 10 meter in 5 seconds. In 5 seconds. If efficiency of the engine is 60%, efficiency is 60%, calculate the power of the engine. The power in kilowatt.
क्या आंसर आया? कैसे कर रहे हो आप लोग? पावर कैसे निकाल रहे हो? कैसे निकाल रहे हो पावर? ऐसे कर रहे हो? ऐसे कर रहे हो आप लोग पावर निकालने के लिए? तो इसमें आइडिया नहीं होगा कि क्या करना है। आइडिया नहीं आ रहा भाई। इसमें आपने देखो, पावर की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। यस सर। ठीक है, वर्क इसमें किस चीज़ के लिए वर्क करना पड़ेगा उसे? पानी को ऊपर उठाने के लिए। पानी को ऊपर उठाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? mgh वर्क करना पड़ेगा, डिवाइड बाय ओके टाइम। सर, उसका 60% निकालेंगे। उसका उल्टा करना पड़ेगा। ये 60% ये चीज़ होगी, पावर का 60% ये होगा, क्योंकि इंजन की अगर पावर उसने मान लो पावर कंज्यूम की है P, उसका 60% जो है वर्क में कन्वर्ट करेगा वो। एक्चुअली ये ऐसे होगा। तो यहाँ से हमारे वैल्यू आएगी पावर की। देखो कितनी आएगी वैल्यू। 3.33 किलोवाट। 3.33 किलोवाट आना चाहिए आंसर। समझ में आया सबको? ओके। इसमें अगर ऐसे पूछता है ना, मान लो कि इंजन ने पानी उठाया और उठाने के बाद जो भार फेंकता है, यहाँ पे वेलोसिटी उसकी पानी की 5 मीटर पर सेकंड है। अब बताओ पावर। तो अब आप यहाँ पे अगर करते तो वर्क डन, फिर आप लिखते mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो आपको ये लिखना पड़ता वर्क डन टोटल डिवाइड बाय टाइम, तो पावर आता है ना। तो उसके से फिर ये आता आपका। तो यहाँ पे जो वर्क हमें करना पड़ा केवल उसे उठाने के लिए करना था, लेकिन यहाँ पे जो वर्क करना पड़ा वो उठाने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी देने के लिए भी करना पड़ा। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे। ठीक है। ओके सर। तो ऐसे क्वेश्चन ना, इसलिए मैं वो करा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में ना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये अलग है सभी, जेई से अलग चलते हैं काम स्कूल में। ओके। अगला क्वेश्चन ये है कि एक इंजन है आपका, इसका वेट है 6.5 मेट्रिक टन का इंजन है। और गोइंग अप इन इंक्लाइन, गोइंग अप इन एन इंक्लाइन प्लेन 5 इन 13, इसका स्लोप आ गया एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। If coefficient of friction is 1/12, find power of the engine.
G is 9.8. सर 5 इन 13 ही 5/13 स्लोप होगा। मैंने स्लोप तो नहीं ये आ जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा 5/13। 5/13 मतलब 5 मीटर चले, सॉरी 30 मीटर चले तो 5 मीटर ऊपर पहुंचे। 30 मीटर जब चलोगे अलॉन्ग द रोड चलोगे, ओके सर। 5 मीटर ऊपर पहुंचोगे।
So 61 watt. इसका आंसर है 73.5 किलोवाट। Inclined plane at the rate of this, coefficient of friction is this। तो आपका जो वर्क डन होगा दोनों के लिए होगा तो फोर्स आप इनटू वेलोसिटी ये करना है आपको। फोर्स कितना होगा यहाँ पे mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। इतना फोर्स होगा और वेलोसिटी आपकी है 9 इंटू 5/18 करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 1/36। 9 5/18 करोगे तो 5/2 आएगी 5/2। 5/2 ये आ गई वेलोसिटी। इसको सॉल्व कर लो। वेट दिया हुआ आपको mg दिया हुआ डायरेक्टली 6.5 मेट्रिक टन है 6.5 थाउजेंड तो वेट हुआ इंटू साइन थीटा प्लस न्यू कॉस थीटा ये बचेगा आपका और इंटू 5/2 बचेगा 6500 इंटू 5/2 साइन थीटा ये आपका 12 हो जाएगा। साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज प्लस कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो ये आ जाएगा 1/13 और 5 6/13 आ जाएगा तो 6500 इंटू 5/2 एक मिनट इसका वेट नहीं दिया उन्होंने मास दिया मेट्रिक टन है ना इसको भी देखना पड़ेगा भी और ये आपका आ जाएगा 6/13। ये आपने मास की वैल्यू पुट की है अभी जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 9.8 से मल्टीप्लाई भी होगा पूरा तो आपका फाइनल जो आ रहा है ये 13 पंजे 65 500 इंटू 5 तो से 15 इंटू 5 7500 आ रहा है इंटू 9.8 ये आ गया आपका फाइनली और ये वाट में आएगा किलो वाट में चेंज करने के 1000 से डिवाइड कर दो सॉरी किलो वाट आ जाएगा 2 से 2 तो ये देख लो कितना जा रहा है 7.5 इंटू 9.8 इतना सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 73.5 आना चाहिए ना। ठीक आपका क्या डिफरेंस क्यों था डिफरेंस G10 लिया था आपने क्या इसलिए ऐसा कुछ था तो मैंने कुछ नहीं कर दिया था। इसकी वेलोसिटी क्या है? क्या किया था आपने तो मैंने mgh/t कर दिया था mgh/t mgh/t अच्छा अरे आप क्या कर रहे हो पावर निकाल रहे हो पावर ऑफ द इंजन एच कैसे निकाला फिर आपने सर मैंने यूनिटरी मेथड से 5:13 है ना तो 5 रख दिया था और फिर उससे हिसाब से डिस्प्लेसमेंट निकाल के टाइम बना यानी 60 कर लिया था और मास 6.5 इंटू 1000 है हाँ तो और आपने सही 5g 9.8 आपने सही किया आपका जो आया होगा ना ये वाला पार्ट आ गया होगा पूरा सही से लेकिन ये वाला पार्ट नहीं आया होगा ये आपने ये कंसिडर नहीं किया ना यस फ्रिक्शन सर ये आपका सही आया होगा अगर आप चेक यस करोगे ना सर ये वाला पार्ट तो ये सही आया होगा इस साइड वाला ठीक है तो उसको ये भी देखना था मैं ठीक है तो कुछ क्लियर हुआ वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन कैसे करना है 5 मेट्रिक टन हमारा मास है ना हाँ मेट्रिक टन मास है क्विंटल होता है एक तो और एक मेट्रिक टन होता सर है तो वेलोसिटी कैसे निकली वेलोसिटी दी हुई थी ना आपको एट अ रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर दिया था ना तो उसको फिर मीटर पर ओके सेकंड सर है तो आई थिंक बेसिक आइडिया आप लोगों को हो गया होगा वर्क एनर्जी पावर क्वेश्चंस का तो अगली क्लास में थोड़ा और क्वेश्चन देख लेंगे इसके और सर्कुलर मोशन रह गया हमारा वो कर लेंगे तो लेट अस सी अगर क्लास मिलती है आपको पेपरों से पहले
देख लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज काफी करा चुका हूँ इसमें, आप अगर चाहो तो वो कर लेना, सर्कुलर मोशन देख लेना। उसके अलावा जो है जब डेरिवेशन मैंने आपको बोले देख लेना एक बार नेट पे डले हुए, और फिर आपका रोटेशन चैप्टर केवल बचेगा, वो हम देख सकते हैं, ठीक है। यस सर। ओके चलिए क्लास को फिर स्टॉप करते हैं यहीं पर।